आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का अगेन वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। चलिए, मेरा नाम है अमन बहल। आप देख रहे हैं वाई टी की एडिटोरियल क्लास को, जिसको मैं मंडे टू फ्राइडे लेकर के आता हूं आपके लिए, और इस हिसाब से लाता हूं, ऐसा सोच के लाता हूं कि आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट होंगे और अपनी रीडिंग में, ग्रामर में और वोकैब में, यानी एग्जाम के इंग्लिश के सेक्शन में स्ट्रगल करते होंगे। इन तीनों चीजों को इस क्लास में एक साथ लेकर के चलता हूं, कंप्लीट पैकेज की तरह इसको क्लास को बनाया जाता है। तो चलिए, बिना देरी के इसको शुरू करेंगे। सेकेंड एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करने वाले हैं, स्प्रेडिंग विंग्स। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। आइए कुछ नया सीखते हैं। विंग का मतलब क्या होता है जी? पंख। स्प्रेड करना यानी फैलाना। स्प्रेडिंग यानी फैलते हुए या फैलाते हुए। विंग्स यानी पंखों को बात कर रहा है भारत के स्पेस मिशन के बारे में, और ये इसरो द्वारा नहीं, प्राइवेट कंपनियां जो चला रही है उनकी बात कर रहा है। अभी आपको बताएगा एक प्राइवेट कंपनी के बारे में, स्काई रूट। तो भारत में इसरो के साथ साथ, सरकार के साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी आगे आ रही हैं, जो कि अपने पंख फैला रही हैं स्पेस फ्लाइट के मिशन के डोमेन में। चलिए, पंख से, विंग से बहुत अच्छे अच्छे दो वर्ड्स बनते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ध्यान रखें इन वर्ड्स का। देखिए, पहला वर्ड है फ्लैजलिंग और दूसरा वर्ड है फ्लैज्ड या फुल फ्लैजेड। फ्लैजिंग वो चीज होती है, फ्लैजलिंग वो चीज होती है जिसके पंख अभी आ रहे होते हैं। वो पंछी जो अभी उड़ना सीख रहा है, वो कंपनी जो अभी व्यापार करना शुरू कर रही है, वो लड़का जो अभी अभी पढ़ाई करना शुरू किया है, तो चीजें उसको समझ में आ रही हैं धीमे धीमे। तो शुरुआती दौर में, बिगिनर स्टेज में कोई चीज होती है जो पंख फैला रही होती है, उसको बोलते हैं फ्लैजलिंग। और फुल फ्लैजेड, जिसके पंख निकल आए हैं, जो परिंदा आसमान में उड़ने लगा है, जिस लड़के का सिलेबस पूरा हो गया है और जिस कंपनी ने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया है। तो ये दोनों पंख से जुड़े हुए, विंग से जुड़े हुए वर्ड्स हैं। ध्यान रखें, इनका वन वर्ड्स है। कह रहा है जी, विक्रम 1 इज एन इंजीनियरिंग ट्रायम्फ सीकिंग कमर्शियल वायबिलिटी। कह रहा है एक प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट, इसका जो एक सैटेलाइट है विक्रम 1, जो अभी अभी इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाया। कह रहा है ये सैटेलाइट जो है ना, ये एक इंजीनियरिंग ट्रायम्फ है, या इंजीनियरिंग के फील्ड में ट्रायम्फ यानी जीत है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विन या विक्ट्री। कह रहा है और ये वो जीत है, ये वो ट्रायम्फ है जो सीख कर रही है या पाने की कोशिश कर रही है वायबिलिटी को, सक्सेस होने की क्षमता को, कमर्शियल फील्ड में या व्यापारिक फील्ड में। अगर आपने एक सैटेलाइट स्पेस में डाल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्पेस में भेज देने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी कंपनी अब चलने लगेगी। आपको कमर्शियली भी अपने आप को वाइबल करना होगा। कम कॉस्ट में जब स्पेस में भेजोगे, तभी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये एक ऐसा एक इंजीनियरिंग ट्रायम्फ इन्होंने करके दिखाया है। जीत तो करके दिखाई है, लेकिन अभी भी व्यापारिक तौर पे हमें देखना है ये कितनी सक्सेसफुल होगी। चलिए, विक्रम 1 ये सैटेलाइट का नाम है, या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम है। इसकी वर्ब है इज। ट्रायम्फ आपके लिए शायद नया वर्ड होगा। विन को, विक्ट्री को, सक्सेस को, जीत को, कामयाबी को ट्रायम्फ बोलते हैं। सीकिंग यहाँ पे पार्टिसिपल है। ये वो जीत है जो सीख कर रही है। सीख करना यानी पाने की कोशिश करना, किसी चीज के पीछे भागना। ये वो जीत है जो पीछे भाग रही है, कोशिश कर रही है पाने की। कमर्शियल तौर पे वायबिलिटी को, वायबिलिटी का मतलब होता है सक्सेसफुली रन होने की या आगे बढ़ने की क्षमता। जैसे कोई व्यापार है, उसमें आपने 100 रुपए का खर्चा किया और 90 रुपए कमा लिए, तो ये 90 रुपए किसी भी काम के नहीं है, वाइबल व्यापार नहीं है वो, आपको बंद करना ही पड़ेगा। वाइबल वो है जिसमें 100 रुपए लगा के 110, 120, 150 कमाओ। चलिए, अब जल्दी से बढ़ेंगे आगे। आज की वोकैब बड़ी अच्छी है, काम की है। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में आपको एक साथ दिखा दूं ताकि क्लास को आप स्मूथली ले पाओ। आपके लाइक्स और आपके शेयर्स एक फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल के लिए अपना प्यार दिखाने का, सपोर्ट दिखाने का। लाइक्स और शेयर्स रेलेवेंट ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो, टेलीग्राम वगैरह में, जहां पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल वाईटी सर्च करें, आपको टेलीग्राम में ग्रुप मिल जाएगा, प्राइवेट ग्रुप है। इसका लिंक भी फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में। सारे पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे नोटिफिकेशन इन ग्रुप्स के अंदर एडवांस में आपको मिलते हैं। वाईटी ऐप अपने फोन में जरूर डाउनलोड करें। ऐप का काम है आपके एग्जाम्स की तैयारी मेरी गाइडेंस में और कम से कम फीस के अंदर। बेहतरीन राइटिंग स्किल्स का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 50, 60, 65 घंटों में अंग्रेजी में आपको लिखना सिखाया जाता है। बेसिक से कोर्स आपको सिखाएगा अंग्रेजी में लिखना, चाहे आप 10वीं के ही स्टूडेंट क्यों ना हो।
तो इस कोर्स को यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द कोर्स, कूपन का इस्तेमाल करें, क्रैश कोर्स है। इस साल का अगर एसएससी, बैंक्स या फिर कोई डिफेंस एग्जाम आप ढंग से क्रैक करना चाहते हो, अंग्रेजी का पोर्शन इस अनलॉक्ड कोर्स से आप कवर कर सकते हो। इस कोर्स को इस तरीके से बनाया गया कि आपको रीड करना सिखाएं, सेंटेंस का मीनिंग निकलना सीखे, ग्रामर लगे, वो कैब आए जो एग्जाम की वो भी आती हो आपको, फ्रेजल वर्ब्स तक। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवाई गई है, तो आपको पूरा एग्जाम से पहले तैयार कर दिया जाता है अंग्रेजी का सेक्शन आपको हैंडल कैसे करना है। तो एसएससी बैंक्स वाले वेलकम है, इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में हमारा सुपर हिट माइग्रेशन कोर्स, यूनिक कोर्स है ये। इसमें आपके मीडियम को हम माइग्रेट करवा देते हैं, चाहे जिस भी मीडियम से आपने तैयारी की हो। सिविल सेवाएं और यूपीएससी स्टेट सिविल को आप अंग्रेजी में अटेम्प्ट करेंगे, अंग्रेजी में सोचेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे, आंसर राइटिंग अंग्रेजी में, ऐसे राइटिंग अंग्रेजी में, कंपलसरी इंग्लिश का पेपर अंग्रेजी में, सीसेट भी इसमें आ जाएगा। तो ये फुल फ्लेजेड पैकेज है माइग्रेशन कोर्स, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स एज वेल। और ये नंबर है टीम का, आप मुझसे और मेरी टीम से इस व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। चलिए आ जाओ, फर्स्ट वर्ड आज का डिसाइसिव। देखिए ये वर्ड बना है डिसीजन से, यानी फैसला, एक नाउन है, और डिसाइड नाम की वर्ब से, फैसला लेना यानी डिसाइड करना। डिसाइसिव वो चीज है जिसमें आखिरी फैसला हो जाएगा, जो निर्णायक है, कंक्लूसिव है, जो फाइनल है, क्लियर है। द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक अ डिसाइसिव एक्शन। सरकार को जरूरत है एक आखिरी एक्शन लेने की, निर्णायक फैसला लेने की या एक्शन हरकत लेने की, टू एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, इस बेरोजगारी के क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए, इस विपत्ति का समाधान निकालने के लिए। एड्रेस आपको पता है, किसी चीज को सोल्यूशन निकालना। तो अब ये डिसाइसिव एक्शन क्या होगा? ऐसा एक्शन होगा जिसमें डिसीजन आ जाएगा, है ना, जो एड्रेस हमें करना है, एड्रेस चाहिए वो हमें मिल जाएगा। चलिए कंक्लूसिव बोलते हैं इसको, हिंदी में निर्णायक बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है जी इनडिसाइसिव, जिससे कोई कंक्लूजन ना निकले। और हेजिटेंट भी बोल सकते हैं, जो हेजिटेशन से, संकोच या झिझक से भरा हो। आज का सेकंड वर्ड इस क्लास में जो आएगा वो आएगा वायबिलिटी। ये मैंने आपको अभी बताया था उस बिजनेस के एग्जांपल से, जहां आपने दिन के 1 लाख रुपए का धंधा किया। कितने का? 1 लाख रुपए का, लेकिन खर्चा आपका हो गया 1,10,000। किस काम का ये बिजनेस? कोई काम का नहीं है ना, ये अनवायबल बिजनेस है, क्योंकि इसमें वायबिलिटी नहीं है। अंग्रेजी में VI इस रूट का मतलब होता है लाइफ, लाइफ जीवन, वाइवा रूट से बना ये, तो VI लगा देते हैं इसका खाली। तो लाइफ से अगर आप वायबिलिटी बनाएंगे, तो वायबिलिटी मतलब जीने की क्षमता, आगे बढ़ने की ताकत, किसी चीज के सक्सेसफुली काम करने की एबिलिटी। तो सफल होने की क्षमता आप वायबिलिटी को बोल सकते हैं। अगर ऐसा बिजनेस है जो 1 लाख कमा के 1,10,000 खर्च कर रहा है, तो आप बोल देंगे भाई साहब इस बिजनेस में वायबिलिटी नहीं है, यानी ये सर्वाइव नहीं कर सकता। क्लॉड AI हैज डिस्ट्रॉयड द वायबिलिटी ऑफ सेवरल ऑनलाइन बिजनेसेस। क्लॉड AI ने डिस्ट्रॉय कर दिया है आगे बढ़ने की, जिंदा रहने की, सफल होने की क्षमता को, वायबिलिटी को, बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस की या ऑनलाइन व्यापारों की। चलिए वायबिलिटी को फिजिबिलिटी भी बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी भी बोलते हैं। नाउन फॉर्म में वायबिलिटी और एडजेक्टिव फॉर्म में इसको बोलते हैं वायबल। वायबल बिजनेस, वायबल प्लान, है ना। चलो अगला वर्ड आज की क्लास में आएगा होली ग्रेल। ये 10 दिन पहले करवाया था शायद आपको। ग्रेल वो कप है, ग्रेल का मतलब होता है अंग्रेजी में कप, जिससे ईसा मसीह ने सूली पे टंगने से पहले 1 रात पहले खाना खाया था या पानी पिया था। वो आखिरी जो उनका डिनर था उसको बोलते भी हैं द लास्ट सपर। सुना होगा आपने, एक पेंटिंग है बड़ी मशहूर, लास्ट सपर। तो उस लास्ट डिनर में, सपर में, जिस कप से जीसस क्राइस्ट ने पानी पिया था, चाय पी थी, खाना खाया था, उसको ग्रेल बोलते हैं। अब वो कप उनके जाने के बाद, सूली पे चढ़ जाने के बाद होली हो गया, और वो होली ग्रेल क्या हो गया? एक ऐसी प्राइसलेस चीज हो गई जिसकी कोई कीमत नहीं है। आसान भाषा में होली ग्रेल को अंग्रेज आजकल मानते हैं सर्वोच्च लक्ष्य। क्रिश्चियनिटी का, इस्लामियत का सबसे, इस्लामियत क्यों बोल रहा हूं मैं, ईसाइयत का सबसे सर्वोच्च लक्ष्य होली ग्रेल है। वो जीसस का कप आपको मिल गया, मतलब मोक्ष मिल गया। तो अब आप रूटीन लाइफ में लगा लो इसको, आपके बड़े सपनों को, एम्बिशंस को, ड्रीम्स को, एस्पिरेशंस को अंग्रेजी में होली ग्रेल बोला जा सकता है। फाइंडिंग द क्योर फॉर एजिंग इज द होली ग्रेल ऑफ मेडिकल साइंस। ढूंढ लेना एक इलाज एजिंग का, बुढ़ापे का, सर्वोच्च लक्ष्य है, सबसे बड़ा टारगेट है मेडिकल साइंस का। चलिए आपके जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अंदर के ख्वाब हैं, उसके लिए होली ग्रेल, एम्बिशन और एस्पिरेशन, 3 वर्ड्स यूज होते हैं। आज एस्पिरेशन नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, सर्वोच्च लक्ष्य या महत्वाकांक्षा। मैंने बोला था आपको आज की वोकैब बहुत अच्छी है। अगला वर्ड है पेपर टाइगर, और ये वर्ड शायद सबको पता होगा, ये इडियम है। पेपर यानी कागज, टाइगर यानी
चीता, बाघ। तो कागजी बाघ या कागजी शेर, ऐसा शेर जो कागज पे दिखता है, देखने में है पर एक्चुअल में उसमें कोई दम नहीं है ना, ऐसी चीज को कागजी शेर बोलते हैं। तो ये कागजी शेर वर्ड जो आप देख रहे हो ना, इसका उल्टा क्या होता है? असली का शेर। ऐसी चीज जिससे आपको डर लग जाए, खतरनाक हो, उसके लिए वर्ड अंग्रेजी में फॉर्मिडेबल। आज ये फॉर्मिडेबल वर्ड आर्टिकल में आएगा, लेकिन कागजी शेर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया क्योंकि कागजी शेर इसका बिल्कुल उल्टा है। फॉर्मिडेबल वो चीज है जिसके नाम से आपकी रूह कांपने लगे, वो ऐसा काम है जिसको सुन के आपको पसीना छूटने लगे। फॉर्मिडेबल टास्क, फॉर्मिडेबल कोई भी चीज हो सकती है। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, द यूएसए's पोटेंशियल एग्जिट फ्रॉम नेटो कैन रिड्यूस इट टू अ पेपर टाइगर विद नो रियल इम्पैक्ट। अमेरिका की संभावित तौर पे जो एग्जिट है, बाहर निकलने का काम है नेटो से, वो रिड्यूस कर देगा या छोटा कर देगा नेटो को, इट को एक पेपर टाइगर के दर्जे तक, कागजी शेर के दर्जे तक, जिसका कोई भी रियल इंपैक्ट नहीं होगा। अमेरिका के जाने के बाद नेटो जो है कागजी शेर है। बड़ी लंबी कहानी करनी पड़ती है ना एक वर्ड समझाने के लिए। चलो ये वर्ड अब ढंग से समझ लेना, आज की क्लास में आएगा ये, जहां आएगा फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। लास्ट वर्ड है अपना आज का, एम्बिग्यूटी। देखिए अंग्रेजी में आपको पता है एम्बी का मतलब होता है दो, एम्बीडेक्स्ट्रस यानी जो आदमी दोनों हाथ से लिखता हो। एम्फीबियन वो जानवर हैं जो पानी में और जमीन पे दोनों चलते हैं, एम्फीबियस पता होगा आपको। एम्बी जिसमें लग गया दो। अब देखो एम्बिग्यूटी कैसे बना है। एम्बिग्यूटी बना है दो तरफ गो करने वाली चीज के लिए। आपने किसी से पूछा कि घर जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, उसने बोला यार घर जा रहा हूं, ऑफिस ऑफिस जाऊंगा। अब ये कैसी बात कर दी, घर जा रहा हूं ऑफिस जाऊंगा। घर जाएगा या ऑफिस जाएगा अभी तक क्लियर नहीं हुआ ना आपको, किस दिशा में जा रहा है। ये दोनों दिशाओं में जाने की बात कर रहा है, दोनों डायरेक्शंस में जाएगा। तो अंग्रेजी में ऐसी हर एक चीज जो साफ या क्लियरली अपने आप की डेफिनेशन ना बताती हो, जिससे कंफ्यूजन पैदा होती हो, जिसको दो तरीकों से समझा जा सकता हो, जो डबल मीनिंग वाली हो, वैसी चीजों में आप एम्बिग्यूटी नाउन को कनेक्ट करके रखते हैं। एम्बिग्यूटी है सिंपल तरीके से कंफ्यूजन किसी चीज के अंदर जहां क्लियर मीनिंग आपको ना मिलता हो, और ऐसी चीजों को एम्बिग्यूअस बोल देते हैं। एम्बिग्यूअस कोई स्टेटमेंट हो सकती है, एम्बिग्यूअस कोई प्लान भी हो सकता है। चलो यूज करते हैं। एम्बिग्यूटी इन रूल्स ऑफ्टन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जो अनक्लैरिटी है रूल्स के अंदर, या फिर कंफ्यूजन जो है रूल्स के अंदर, कानून के अंदर, अक्सर वो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स तक ले जाती है और इनकंसिस्टेंट डिसीजंस तक भी ले जाती है। कानून जब साफ नहीं होगा तो एक आदमी को चोर मान लोगे, दूसरे को निर्दोष मान लोगे, क्योंकि कानून एम्बिग्यूअस है ना, कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ साफ साफ कौन चोर। तो एम्बिग्यूटी अक्सर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग और ऐसे डिसीजन तक ले जाती है। अब देखिए एम्बिग्यूटी का बिल्कुल उल्टा होगा अनएम्बिग्यूटी, और एम्बिग्यूटी को एक और वर्ड से बताया जाता है अंग्रेजी में, इक्विवोकेशन। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, वोकेट यानी बोलना, इक्वू यानी बराबर। एम्बिग्यूटी में दोनों दिशाओं में जा रहे थे आप, इक्विवोकेट में दोनों तरफ की बात कर रहे हो। समझ पा रहे हो, मैं पार्टी ए का भी दोस्त हूं, पार्टी बी भी मेरी दुश्मन नहीं है, तो इक्विवोकेशन हो गया, दोनों तरफ की बात करने लगे आप। चलिए इक्विवोकेशन एम्बिग्यूटी कनेक्ट करके रखें, ये वर्ड आर्टिकल में आएंगे। आज 5-4 वर्ड्स हो गए डिटेल में, अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखिए ट्रेडिशनली स्पेस के फील्ड में रिसर्च करने का काम ये होता है सरकारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। जैसे आपने नासा का सुना होगा नाम अमेरिका में, भारत में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आजकल कई प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस के फील्ड में सरकारी कंपनियों को हेल्प करने के लिए आगे आई हैं। जैसे अमेरिका के अंदर इलॉन मस्क वाली स्पेस एक्स, जेफ बेजोस वाली ब्लू ओरिजिन। ये स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां क्या करती हैं, नासा के बोझ को हल्का करती हैं और ऐसे रॉकेट्स और लॉन्च व्हीकल बना रही हैं जिससे बहुत सस्ते के अंदर स्पेस ट्रेवल हो सके, ताकि नासा जैसी कंपनियों को उसका फायदा मिले और आगे तेजी से स्पेस रिसर्च कर सकें। और भारत में यह काम कर रही है एक स्काई रूट एयरोस्पेस नाम की कंपनी, जिसने हाल ही में एक अपना लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाया है, विक्रम-1। हमारा आर्टिकल कह रहा है ये बहुत काबिले तारीफ काम है कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस रिसर्च में आगे आ रहा है, लेकिन अब आगे का काम सरकार को करना होगा प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने का। भारत में अभी तक कोई स्पेस पॉलिसी बनी नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा, ये जो लॉन्च व्हीकल बना है ये सरकार इसको कैसे भाड़े पे लेगी, किराए पे लेगी, और नई कंपनियां आएंगी तो उनको क्या क्या चीजों की परमिशन है, क्या काम वो कर सकते हैं, क्या बाहर की कोई कंट्री विक्रम-1 को किराए पे ले सकती है। तो ये सब स्पेस पॉलिसी में होना चाहिए, ये पॉलिसी हमने आज तक बनाई नहीं। तो हमारा आर्टिकल कह रहा है जी स्काई रूट ने इंजीनियरिंग का अजूबा तो करके दिखा दिया है, अब आगे कमर्शियल वायबिलिटी सरकार को देखनी होगी, कहीं ये अजूबा सिर्फ कागजी अजूबा ना बन के रह जाए।
तो चलिए शुरू करते हैं। एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। मैं चाहता हूं आप वीडियो को कर ले पॉज और जितना हो सके इसका मीनिंग निकालें। जस्ट मिनट। शुरू कर लें। करना है, रीडिंग खुद से लेनी है। आप थोड़े ना मैं आपके एग्जाम में बैठूंगा आपके साथ, आपको यही करके देखो कितने आप पानी में आपको पता लगे। कह रहे द लॉन्च ऑफ स्काई रूट एरोस्पेसेस विक्रम 1 फ्रॉम श्रीहरिकोटा मार्क्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्बिटल फ्लाइट। कह रहा है जो लॉन्च था, लॉन्च तो आप समझते ही हैं, किसी चीज का आगमन, किसी चीज की शुरुआत, किसी चीज को आगे बढ़ाना। कह रहा है जो लॉन्च किया गया है ना, स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी के एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, जिसका नाम है विक्रम 1। और कहां से हुआ? श्री हरिकोटा से हुआ। आपको पता होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर हमारा है श्री हरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के पास में। कह रहा है ये जो लॉन्च हुआ ना, इसने मार्क कर दिया, ये एक निशान बना गया। और किस तौर का, कैसा निशान? ये निशान बना है बतौर इंडिया के फर्स्ट यानी पहले प्राइवेट सेक्टर ऑर्बिटल फ्लाइट का। प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी के द्वारा धरती के कक्ष में, ऑर्बिट में एक उड़ान का। और ये सारा मार्ग इन्होंने बनाया है, निशान छोड़ा है, सिग्नलिंग अ वाटरशेड इन स्पेस कमर्शियलाइजेशन। सिग्नल करते हुए, एक इशारा देते हुए बड़े मुकाम का, वाटरशेड का, वाटरशेड वर्ड अभी आएगा, बड़ा मुकाम कहलाता है स्पेस कमर्शियलाइजेशन के फील्ड में या स्पेस के फील्ड के अंदर, व्यापार के अंदर। तो अब क्या होगा, ये स्काई रूट एरोस्पेस को अब ऑर्डर्स आएंगे फिलीपींस से, इंडोनेशिया से, कि हमारा एक इंटरनेट वाला सैटेलाइट छोड़ दो जरा, आपके पास तो विक्रम 1 है ही, हमारे अपने विक्रम 1 पे हमारे 4 सैटेलाइट लगा दो और छोड़ दो ऊपर जाके। तो कह रहा है ये जो लॉन्च करके हमने दिखाया है ना, ये पहली दफा किसी प्राइवेट सेक्टर ने ऐसा करके दिखाया है, एक निशान छोड़ा है भारत की हिस्ट्री में। और एक इसने सिग्नल भी कर दिया है कि एक बड़ा मुकाम आ चुका है भारत का स्पेस कमर्शियलाइजेशन के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। लॉन्च की वर्ब है मार्क्ड, मार्क करना यानी कोई निशान छोड़ना, वाटरशेड, माइलस्टोन और लैंडमार्क। अंग्रेजी में 3 वर्ड्स होते हैं, इनका मतलब होता है बड़े ही इंपॉर्टेंट मुकाम या कोई बड़े जो है महत्वपूर्ण, क्या समझे, कोई उपलब्धि समझ लो, अचीवमेंट समझ लो। लैंडमार्क का मतलब होता है मील का पत्थर, आपने हिंदी में सुना भी होगा कहीं, माइलस्टोन, लैंडमार्क, यानी ये एक माइलस्टोन डिसीजन था कोर्ट के द्वारा, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को अंग्रेजी में इन तीनों वर्ड से बताया जाता है। तीनों 1 वर्ड्स हैं, इनका ध्यान रखना, वाटरशेड, माइलस्टोन और लैंडमार्क। कह रहा है दिस 4 स्टेज लॉन्चर ऑफर्स अ प्रीमियम कैब सर्विस फॉर सैटेलाइट्स by allowing customers to choose their orbit and launch schedule। कह रहे ये 4 स्टेज में जो होने वाला लॉन्चर है, एक साथ नहीं आता धरती से ऊपर, ये 4 स्टेज में जाएगा। पहले थोड़ा ऊपर, फिर वहां रुकेगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाता होगा, कोई होगी इसकी 4 स्टेज। कह रहा है ये ऑफर करता है एक प्रीमियम कैब सर्विस को। कैब सर्विस आप समझते हैं, रिक्शा भाड़ा सर्विस। और किसके लिए? ये कैब सर्विस आपके मेरे लिए नहीं है, ये होगी सैटेलाइट्स के लिए, जिनसे इंटरनेट, जिनसे केबल टीवी चलता है। और ये कैसे ऑफर करता है? अलाउ करके, इजाजत देके अपने कस्टमर्स को कि वो चूज करें अपना ऑर्बिट, धरती से कितना ऊपर अपना सैटेलाइट वो छोड़ना चाहते हैं, वो चूज करें। और फिर अपना लॉन्च शेड्यूल भी चूज करें, किस दिन छोड़ना चाहते हैं ये भी वो चूज करें। और ये सारा काम कैसे करता है? कह रहा है जी वाइल टारगेटिंग कोस्ट बिलो द PSLV एंड अबव द प्रोजेक्टेड SSLV थ्रू कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर्स। कह रहा है ये सारा काम करता है कैब सर्विस देने का, टारगेट करते हुए कोस्ट को, कीमत को, जो बिलो रखी गई है PSLV से। PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बड़े सैटेलाइट्स को छोड़ने वाला जो व्हीकल है ना, उसको PSLV बोलते हैं। तो कह रहा है उससे तो नीचे होगी कोस्ट। और जो SSLV है, ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इससे ऊपर होगी। SSLV की फुल फॉर्म देख लेना, ये छोटे सैटेलाइट्स को छोड़ने के लिए होता है। और ये करेगा कैसे? ये करेगा कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर्स के थ्रू। ये कार्बन फाइबर से बना हुआ सैटेलाइट है, हल्का है, इसलिए इसकी कॉस्ट कम आती है। और ये होगा कैसे? अलोंग साइड प्लान्स फॉर द मोर पावरफुल विक्रम 2। ये साथ ही साथ होगा उन प्लान्स के जो और ज्यादा पावरफुल विक्रम 2 के लिए अब बन रहे हैं। लंबा सेंटेंस है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी इसने। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रक्चर पकड़ना इसकी। 4 स्टेज का लॉन्चर जो है ये ऑफर करता है, सेंटेंस इतना ही है। ये कोई चीज ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है भाई? ये एक कैब सर्विस ऑफर करता है, ऑटो रिक्शा सर्विस ऑफर करता है, प्रीमियम तरह की यानी लग्जरी तरह की।
और ये कैब किसके लिए होगी? ये होगी सैटेलाइट्स के लिए, इंटरनेट और केबल वाले सैटेलाइट्स के लिए। और ये करता कैसे है? अलाउ करके कस्टमर्स को, कस्टमर यानी दूसरे मुल्क, नेशंस जो हमारे पास आएंगे अपना सैटेलाइट लेके, तो अलाउ करते हुए अपने कस्टमर्स को कि वो चूज करें कि कितना ऊपर उनको सैटेलाइट छोड़ना है, कौन से ऑर्बिट में, और कब छोड़ना है, कौन से लॉन्च शेड्यूल के हिसाब से। और ये सारा काम करता है कीमत को टारगेट करते हुए, और टारगेट रखा गया है बड़े वाले लॉन्च व्हीकल से नीचे और जो छोटा वाला लॉन्च व्हीकल है उससे ऊपर, बीच में कहीं रखा गया है। और ये काम हुआ है कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर्स के जरिए, कार्बन से बनी हुई ढांचे के जरिए। और साथ ही साथ प्लान्स भी बने हुए हैं और ज्यादा पावरफुल विक्रम 2 के, जो आने वाले कुछ सालों में हम होपफुली देखेंगे। तो ये सेंटेंस था। चलिए अब 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट हैं, फटाफट देखते जाओ। मुझे पता आपको ये दोनों आते हैं, लेकिन ये आपका रिवीजन हो गया। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है जी, 4 स्टेज लॉन्चर क्या होता है? स्टेज तो 4 हैं, तो स्टेजेस क्यों नहीं लिख रहा? भाई स्टेज 4 है ना, 4 है ना, तो 4 स्टेजेस लिखूंगा ना। आपने कहीं ऐसा सुना है 4 बॉय लिखा? कहीं देखा आपने? आपने 4 बॉयज देखा होगा, 4 गर्ल्स देखा होगा, तो ये 4 स्टेज क्यों लिखा हुआ है? चलो इसको आप खुद से बताएं। जो मेन कॉन्सेप्ट है दूसरा वाला वो करवा देता हूं। देखिए अंग्रेजी में 2 वर्ड्स हैं, अलाउ और परमिट। दोनों का मतलब है किसी को कोई इजाजत देना, और जिसको आप इजाजत देते हैं वो काम लिखते हैं टू इन्फिनेटिव की फॉर्म में। जैसे अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की इजाजत दो, अलाउ मी टू गो। अलाउ की जगह आप यहां यूं भी लिख सकते थे, प्लीज परमिट मी टू गो, परमिट मी टू गो। यहां भी तो वही हुआ, अलाउइंग मी की जगह लग गया कस्टमर्स टू चूज देयर ऑर्बिट एंड लॉन्च शेड्यूल्स। तो अलाउ समवन टू डू समथिंग, अलाउ मी टू गो। अब ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गई होगा आपके, है ना? अब इसकी एडवांस फॉर्म समझो। अलाउ और परमिट के लिए अंग्रेजी में एक तीसरा वर्ड भी है, लेट, और इसकी V1 V2 V3 सेम होती है, लेट लेट लेट। और लेट सिर्फ एक्टिव में यूज होता है, अंग्रेजी में कोई लेट जो है पैसिव तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बनाता। लेट की कहानी ये है कि ये मीनिंग तो यही देता है, लेकिन टू डू वाला सा टू जो है यहां पे निकाल देता है। अलाउ मी टू गो की जगह मुझे लिखना होगा लेट मी गो, या अलाउइंग द कस्टमर टू चूज की जगह लिखना होगा लेटिंग कस्टमर्स चूज। तो लेट के साथ में टू नहीं लगता, ये बिना टू के बेस फॉर्म के साथ लगता है, मीनिंग देता है अलाउ और परमिट वाला। लेट की V1 V2 V3 सेम है, चेंज मत करना। लेट कभी भी पैसिव में यूज नहीं होता। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक साथ दे दी, होपफुली समझ में बैठ गई होगी। इसको धीरे धीरे रिवाइंड करना बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, इसको खुद से ट्राई देनी है। ही डिड नॉट लेट मी टू गो, उसने मुझे नहीं जाने दिया। ही डिड नॉट लेट मी टू गो। सही करो, अगर गलत है तो सही करके कमेंट्स में डालना, और अगर सही है तो लिख देना सर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलो कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब आ जाओ इस पे 4 स्टेज पे। ये एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये एक हाइफनेटेड एडजेक्टिव है। हाइफनेटेड एडजेक्टिव मतलब ऐसा नाउन जो किसी दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा हो और खुद भी सिंगुलर ना होकर के प्लूरल हो, ऐसे नाउन को अंग्रेजी में हाइफनेटेड एडजेक्टिव बोलते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर रखा जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे आपने लिखा अ 2 डे मीटिंग, 2 दिन की मीटिंग। कौन सी मीटिंग? 2 दिन की मीटिंग। कितनी मीटिंग्स हैं? एक ही है, अ मीटिंग। तो ये बीच में 2 डे क्या बता रहा है? मीटिंग के बारे में बता रहा है, मीटिंग की ड्यूरेशन बता रहा है, यानी 2 डे एक एडजेक्टिव बन गया। 2 यानी 2, डे यानी दिन, एक नाउन है, तो नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो मैंने इसके पीछे का एस निकाल दिया, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव बन चुका है मीटिंग नाम के नाउन के लिए, और बीच में ये हाइफन या डैश लगा दिया आपको बताने के लिए कि मैं पीछे से एस निकाल चुका हूं। ये हाइफन इसीलिए लगता है बीच में। तो अ 2 डे मीटिंग में 2 डे लिखोगे, 2 डेज नहीं लिखोगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बीच में डैश लग चुका है। वैसे ही यहां यूज लिखा हुआ है 4 स्टेज लॉन्चर, स्टेजेस होना चाहिए, लेकिन लॉन्चर के लिए आपने 4 स्टेज एक नाउन को एडजेक्टिव बना करके यूज किया है। कैसा लॉन्चर? 4 स्टेज वाला लॉन्चर। कैसा प्लान? 5 साल का प्लान, तो 5 ईयर प्लान लिखूंगा, पीछे का ऐसे नहीं लिखूंगा। कितनी लंबी दौड़? 10 किलोमीटर लंबी दौड़, तो मैं लिखूंगा 10 किमी दौड़। जो है दौड़ को क्या बोलते हैं? रेस बोलते हैं ना, तो 10 किमी रेस। तो ये ऐसा इस कॉन्सेप्ट जो है आपको ऐसा इसको अप्लाई करना है। नाउन से पहले अगर दूसरा नाउन मिल जाए जो उस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो, तो वो नाउन कितना भी प्लूरल हो, इसके पीछे का एस निकाल दो, उसके बीच में डैश लगा दो, उसका नया नाम रख दो हाइफनेटेड एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ आज के क्विज में आपको मिलेगा लास्ट के अंदर। सेकंड पैराग्राफ, फटाफट इसकी रीडिंग लो।
करवा दें अब। कह रहा है जी फाउंडेड इन 2018 बाय फॉर्मर इसरो इंजीनियर्स, स्काई रूट प्रोग्रेस्ड फ्रॉम इंजन टेस्ट इन 2022, अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट इन 2022 benefiting from post 2020 reforms, 2023 space policy, 49% automatic route FDI, and ISRO's transition from monopoly launcher to an R&D focused agency, supporting India's aspiration of expanding its space economy from 8 billion to 44 billion by 2033. ये मैंने पूरा सेंटेंस इसीलिए पढ़ा कि देखो कितना टेढ़ा है, लेकिन अगर आपने जैसे मैंने तोड़ा है ना इसको, अगर ऐसा तोड़ो, इस तरीके से पढ़ो तो ये बहुत आसान है। पता है क्या सेंटेंस कह रहा है ये सेंटेंस इतना ही है, स्काई रूट प्रोग्रेस कर गया, स्काई रूट ने तरक्की करके दिखाई, स्काई रूट प्रोग्रेस्ड। बाकी सब क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसी प्रोग्रेस से और स्काई रूट से जुड़ी हुई है। देखो पहले वाला जो क्लॉज है, पूरा फ्रेज है, क्लॉज नहीं है, कॉमा लगा हुआ है, इसको यहीं रोक दिया हमने। फाउंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फाउंड करना यानी किसी चीज की फाउंडेशन रखना, नींव रखना। कह रहा है जी नींव रखा हुआ 2018 में फॉर्मर या पुराने इसरो के इंजीनियर्स के द्वारा, इसरो में काम किए हुए इंजीनियर, काम छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद जो इंजीनियर है उनके द्वारा 2018 में जो नींव रखा हुआ था, अब वो क्या था, क्या था भाई वो, ये पूरा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव से शुरू हो रहा है। वो था स्काई रूट नाम का कंपनी। सब्जेक्ट के लिए ही पास्ट या प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज जो है लगाए जाते हैं। अब आपको दिमाग नहीं लगाना इसमें कि नींव किसकी रखी गई, जो मेन सब्जेक्ट है उसी की बात कर रहे हैं। कह रहा है जी ये स्काई रूट जो 2018 में नींव रखा गया था इसरो इंजीनियर्स के द्वारा, ये प्रोग्रेस कर गया या आगे बढ़ गया, तरक्की कर गया। अब आगे क्या, अब आगे इसकी तरक्की बताइए। कह रहा है जी तरक्की की है फ्रॉम यहां से यहां तक, इंजन टेस्ट कर रहा था 2020 में कोविड के टाइम, वहां से लेके सब ऑर्बिटल फ्लाइट तक आ गया, धरती के ऑर्बिट में या ऑर्बिट से नीचे सब ऑर्बिटल फ्लाइट तक आ गया है 2022 में। ये तरक्की इन्होंने की है। और ये तरक्की कैसे की है, अब देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है बिना किसी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव के, ये बिन के, बिंग के। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अकेले आ जाए तो ये भी एडजेक्टिव होती है, ये कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कह रहा है ये सारा काम इसने इस काम को करते हुए किया, बेनिफिट फ्रॉम करते हुए किया या फायदा लेते हुए किया। बेनिफिट फ्रॉम करना, किसी चीज का बेनिफिट उठाना, और फायदा किसका लिया, फायदा लिया जी इसने इन तीन चीजों का। पहली चीज कॉमा, दूसरी चीज कॉमा, और तीसरी चीज से पहले एंड। पहली चीज थी 2020 के बाद में सरकार के किए गए सुधार स्पेस के फील्ड में, 2023 में हमारी स्पेस की पॉलिसी, और तीसरा 49% ऑटोमेटिक रूट एफडीआई जो हमने बना दी है कि 49% तक बाहर की कोई कंपनी आके स्पेस के फील्ड में निवेश कर सकती है। और चौथी चीज है इसरो का ट्रांजिशन या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव। और ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ, अब देखो ट्रांजिशन के बारे में बता रहा है। फ्रॉम टू, फ्रॉम यानी यहां से, एक ऐसे लॉन्चर के तौर पे जो मोनोपोली लॉन्चर था, मोनोपोली यानी एकाधिकार वाला। इसरो यही तो काम करता था, सैटेलाइट लॉन्च करूंगा और मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा, किसी और को आता भी नहीं। तो उन्होंने ट्रांजिशन किया, बदलाव किया अपनी अवस्था में। ये अकेले एकाधिकार वाले लॉन्चर से बन गए एक ऐसी एजेंसी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करती है, अब ज्यादा स्पेस ट्रेवल पे, है ना, इन चीजों पे फोकस करती है बजाय सैटेलाइट लॉन्च करने के। तो इससे भी इसको फायदा मिला, इन चारों चीजों से इसको फायदा मिला। तो ट्रांजिशन के बारे में इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे दे दी। अब ये एजेंसी कौन सी है, एजेंसी के बारे में और इंफॉर्मेशन है। सपोर्टिंग इंडियाज एस्पिरेशन, ये वो एजेंसी है जो आजकल सपोर्ट कर रही है भारत के ख्वाबों को, एस्पिरेशन को। एस्पिरेशन का एक है, अब देखो उसके बारे में लिखा हुआ है, ऑफ एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करने का, दायरे को बढ़ाने का, अपनी स्पेस इकोनॉमी के, स्पेस के फील्ड में अपनी अर्थव्यवस्था के। और एक्सपेंड कहां से कहां करेंगे, फ्रॉम से 2 तक 8 बिलियन से 44 बिलियन तक 2033 तक। देखने में देखो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतने हिलते डुलते पार्ट हैं इसके, रावण जैसे 11 सर हैं इस सेंटेंस के। पर ध्यान से पकड़ो तो आपको तो बीच वाला सर ही पकड़ना है रावण का, 10 तो वो एक्स्ट्रा थे, है ना। स्काई रूट ने प्रोग्रेस किया, जो फाउंड हुआ था 2018 में इसरो के इंजीनियर के द्वारा। प्रोग्रेस किया इंजन टेस्ट करने वाले कंपनी से 2020 में सब ऑर्बिटल फ्लाइट बढ़ने वाली कंपनी तक 2022 तक। और ये प्रोग्रेस ऐसे नहीं हुई, इसने फायदा उठाया 4 चीजों का। सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए, जो नई स्पेस पॉलिसी बनाई, ऑटोमेटिक एफडीए रूट जो आया उससे, और इसरो में जो बदलाव आया, इन चारों से इसने बेनिफिट किया। अभी बात यहां खत्म होगी। अब करें बदलाव कौन सा आया, बदलाव भी बता देता हूं। बदलाव आया एक मोनोपोली लॉन्चर होने से एक आर&डी फोकस्ड एजेंसी तक। अब ये बात यहां खत्म होगी।
अच्छा, एजेंसी कौन सी है ये भी बता देता हूँ। वो एजेंसी जो सपोर्ट कर रही है भारत की एस्पिरेशन को, ख्वाब को जो बड़ा करने का, फैलाने का है भारत की स्पेस इकोनॉमी को। अच्छा, कहां बढ़ाएंगे भाई, कितना बड़ा करेंगे? 8 बिलियन से 44 बिलियन तक, फ्रॉम 8 टू 44 बिलियन। थोड़ा टाइम लगा के समझा रहा हूं, सेंटेंस ऐसे ही पढ़े जाते हैं। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हो तो गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हो अंग्रेजी को। मजबूरी रहेगी हमेशा, जो आदमी दिमाग में प्रोसेस नहीं करता इस तरीके से अंग्रेजी में, मजबूर रहता है वो। चलो, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट आपको करवा दें। करवाएं या नहीं, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं आज यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। साइड में मैंने लिख दिया है, ट्राई दे लेना, जिनको याद है वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, फिर किसी क्लास में अगेन आपको करवाएंगे। ठीक है, हैंग, हंग, हंग, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड। तो ये 2 4 6 वर्ब्स हैं जो कंफ्यूज करती हैं। करवा देंगे, कल या परसों की क्लास में आएगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। अब ये सारे सेंटेंस मैं ऐसे ही तोड़ के रख रहा हूं आपके सामने, ब्रेक करते जाओ और मीनिंग निकालो। कह रहा है जी, ऑल दो इंडिया हैज बिकम ओनली द थर्ड नेशन टू होस्ट अ प्राइवेट एंटरप्राइज विद डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी, कमर्शियल वायबिलिटी रिमेन्स द डिसाइसिव चैलेंज। कह रहा है जी, हालांकि ये बात है, कौन सी बात है भाई? इंडिया बन चुका है, इंडिया हैज बिकम महज तीसरा ही ऐसा देश, थर्ड देश, तीसरा ऐसा मुल्क होस्ट करने वाला, मेजबानी करने वाला एक प्राइवेट कंपनी की। और प्राइवेट कंपनी कौन सी, उसके बारे में बता रहा है, जिसकी ऐसी ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी हो, ऑर्बिट में लॉन्च करने की क्षमता हो, जो डिमॉन्स्ट्रेटेड हो, जिसको अब डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है उसने, सबको बता दिया है कि हमारे पास है। तो इंडिया, भारत जो है दुनिया का तीसरा एक देश बना है, अमेरिका चाइना के बाद। कह रहा है हालांकि ऐसा है। अब ये बात यहीं खत्म होगी, अब मेन बात शुरू होगी। ये तो साइड की बात थी। कह रहे मेन बात ये है कि कमर्शियल वायबिलिटी जो है ना, व्यापारिक तौर पे सफलता जो है इस कंपनी की, वो बनी हुई है एक निर्णायक चैलेंज, एक आखिरी चैलेंज। क्यों बनी हुई है? अब देखो, एक्स्ट्रा बात यहां पे शुरू करेगा। ऊपर वाली भी एक्स्ट्रा थी, बाद वाली भी एक्स्ट्रा। मेन सेंटेंस इतना ही है, कमर्शियल वायबिलिटी एक निर्णायक, डिसाइसिव या फाइनल चैलेंज बन के खड़ा है हमारे सामने। कह रहा है वो इसलिए बिकॉज, क्योंकि ऐसा हुआ, स्काई रूट मस्ट प्रूव, स्काई रूट को प्रूव करना होगा इन चारों चीजों को, रिपीटेबिलिटी को, कॉस्ट स्टेबिलिटी को और स्केलेबल प्रोडक्शन को। रिपीटेबिलिटी का मतलब है एक बार किया फिर करके दिखा सकते हैं। कॉस्ट स्टेबिलिटी का मतलब है एक बार सस्ते में किया फिर से सस्ते में ही करेंगे। स्केलेबिलिटी प्रोडक्शन का मतलब है एक हमने 4 साल में बनाया, अगला फिर जो है हम 4 महीने में बना देंगे, उससे अगला हम 2 महीने में बना देंगे, फिर महीने में 5 बना देंगे। स्केलेबल प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी हमारे पास है। तो कह रहा है स्काई रूट को ना ये चारों चीजें प्रूव करनी होंगी कि एक बार जो किया है वो फिर से कर सकते हैं, तुक्का नहीं मारेंगे, जिस कॉस्ट में किया है उसी कीमत पे करेंगे, कॉस्ट बढ़ने नहीं देंगे। और अब ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम जल्दी जल्दी बना के दिखा सकते हैं अगर हमसे कोई खरीदना चाहे तो। और ये कब करना होगा इनको? ये सारी चीजें इनको प्रूव करनी होगी इस चीज के चलते, अमिड फॉर्मिडेबल कंपटीशन, डरा देने वाले कंपटीशन के चलते हुए, जो फ्रॉम लगा के बता रहा है इन सभी चीजों से। पहली है स्पेस एक्स, दूसरी है रॉकेट लैब और तीसरी है रैपिडली एक्सपेंडिंग चाइनीज फर्म्स। तो स्काई रूट की तरह और भी कंपनियां हैं दुनिया भर में, वो भी, उनसे कंपटीशन भी तो आएगा इसको। कह रहा है जबकि वाइल राइड शेयर्स ऑफ्टन रिमेन चीपर पर किलोग्राम, जबकि जो राइड शेयर प्रोग्राम है या राइड शेयर सर्विसेज हैं, राइड शेयर क्या होता है? शटल रिक्शा। एक लॉन्च व्हीकल में 4 इंडोनेशिया के सैटेलाइट लगे हुए हैं, 2 फिलीपींस के लगे हुए हैं, एक थाईलैंड का लगा हुआ है ना, 2 पाकिस्तान ने लगा दिए, अफगानिस्तान का एक लगा हुआ, और एक साथ जा रहे हैं वो एकदम रिक्शा में नहीं आते, शटल में 10-10 5-5 रुपए सवारी करके। कह रहा है जबकि ये भी चैलेंज है कि कंट्रीज ये भी कर लेती हैं, कभी कभी राइड शेयरिंग करती हैं, जिससे चीपर रहता है पूरा मामला पर किलोग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरा सेंटेंस बना हुआ है। सेंटेंस कितना है? सेंटेंस इतना ही है। स्काई रूट के लिए कमर्शियल वायबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। और कैसे है? हालांकि ये काम ये कर चुका है, ये भारत को तीसरी एक ऐसी मुल्क बना चुका है जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसके पास ये दिखाई जा सकने वाले तौर पे क्षमता आ चुकी है। कह रहा है ये चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि अब इसको प्रूव करना होगा कि ये सारे काम ये करके दिखाएगा, और दिखाएगा इस कंपटीशन को सामना करते हुए, इस है ना फॉर्मिडेबल, डरा देने वाले कंपटीशन को झेलते हुए, जो चाइना से, इलॉन मस्क से और रॉकेट लैब से आने वाला है। जबकि राइड शेयर भी कुछ गरीब देश करने की कोशिश करते हैं, गरीब देश ही करेंगे ना, मतलब इधर उधर से 4 पैसे इकट्ठे करके 4 कंट्रीज मिलकर के एक सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं, तो बहुत
मामला खराब है। तो कह रहे बहुत सारे गरीब मुल्क जो हैं उनसे भी ऑर्डर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो राइड शेयरिंग करने लगेंगे, उससे पर किलोग्राम उनको सस्ता पड़ता है बजाय विक्रम 1 से अपना सैटेलाइट भिजवाने के। चलिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, सेंटेंस पूरा क्लियर, यही स्ट्रक्चर थी। आ जाओ लास्ट पैराग्राफ, फिनिश करो इसको, फिर आज का क्विज अपने फटाफट सॉल्व करेंगे। चलिए, कह रहा है जी इट्स प्रीमियम लॉन्च मॉडल hinges on uncertain market demand. Manufacturing consistency will become increasingly exacting with higher production volumes. कह रहा है इसका जो प्रीमियम लॉन्च मॉडल है वो हिंज करता है या निर्भर करता है अनसर्टेन मार्केट डिमांड पे। मार्केट की डिमांड पता नहीं है हमें, ज्यादा होगी या कम होगी, तभी ये प्रीमियम लॉन्च मॉडल जो है उसको बुना पाएंगे, चला पाएंगे, बना पाएंगे। कह रहा है जी मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंसी वो बनने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनकी कंसिस्टेंसी तो आप समझते ही है ना, लगातार किसी काम को करने की क्वालिटी, ये बन जाएगी इंक्रीजिंगली या लगातार बढ़ते हुए तौर पे एग्जैक्टिंग या डिमांडिंग। हर वो चीज एग्जैक्टिंग है जिसमें आपका बहुत एफर्ट, बहुत टाइम, बहुत स्किल, बहुत ध्यान लगे। तो ये काम जो है ना इनके लिए बड़ा डिमांडिंग होने वाला है विद हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, अब बहुत सारे प्रोडक्शन वॉल्यूम्स के साथ। प्रीमियम वर्जन पता नहीं कौन इनका लेगा, शायद ले या ना ले, लेकिन ये सस्ता वाला वर्जन जो है इसमें भी बड़े चैलेंज है कि इनको बड़ा डिमांडिंग तौर पे बड़े स्केल पे ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना के बेचने के लिए बनाने होंगे। कह रहा है जी एंड द एब्सेंस ऑफ अ स्पेस एक्टिविटीज एक्ट परपेचुएट्स रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी ओवर द लायबिलिटी इन द इवेंट ऑफ लॉन्च और ऑर्बिटल मिशअप्स। और कह रहे फिर जो एब्सेंस है, नामौजूदगी है स्पेस एक्टिविटीज एक्ट की, जो भारत अभी तक लाया नहीं है, ये नामौजूदगी भी आगे से आगे ले जाती है, परपेचुएट करती है, कंटिन्यू करती है रेगुलेशन के तौर पे एम्बिग्यूटी को, इक्विवोकैलिटी को या फिर कंफ्यूजन को। और ये एम्बिग्यूटी है लायबिलिटी को लेके, जिम्मेदारी को लेके उस इवेंट में, उस घटना में जो एक लॉन्च या ऑर्बिटल मिशअप की होगी या एक्सीडेंट की होगी। तो ये समस्या भी है इनके पास। भारत ने स्पेस एक्टिविटी एक्ट बनाया नहीं, अगर ये कोई लॉन्च करवाएं विक्रम 1 किसी और कंट्री के लिए भाड़े पे, है ना, तो उस लॉन्च व्हीकल की कोई दुर्घटना हो जाए ऊपर जाके, तो हमारा कोई एक्ट नहीं बना हुआ जिससे हमें ये पता लगे कि जिम्मेदारी किसकी होगी। तो इससे क्या है, पूरी एम्बिग्यूटी परपेचुएट हो रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अभी तक बनी हुई है। ये विक्रम को कैसे यूज करेंगे जब कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एक्ट नहीं है हमारा। कह रहा है जी ये सारा काम होगा लिविंग विक्रम 1's engineering triumph awaiting validation through enduring commercial success। ये सारा काम होगा छोड़ते हुए विक्रम 1 के इंजीनियरिंग की जीत को, ट्रायम्फ को अवेट करता हुआ, इंतजार करता हुआ वैलिडेशन का या हामी का। वैलिडेशन होती है किसी चीज को वैलिडेट करना, वैध बनाना, वैधता का। और ये वैधता होगी थ्रू एंड्यूरिंग कमर्शियल सक्सेस के जरिए, ऐसी व्यापारिक सक्सेस के जरिए जो एंड्यूरिंग हो, लंबी चल सके, टिकाऊ हो। बहुत सारे वर्ड्स आगे मुझे पता है, सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा भी है, यहाँ पे वाइल कंजंक्शन मिसिंग है, इसको ऐड कर लेना, पता नहीं कैसे मिस हो गई। जहां इसका प्रीमियम लॉन्च हमें नहीं पता उसको कौन खरीदेगा, मार्केट के डिमांड के ऊपर हिंज करता है, डिपेंड करता है। आएगी डिमांड तो बनाएंगे, नहीं आएगी तो पता नहीं। कह रहे वहीं पे जो सस्ता वर्जन जिन्होंने बनाया विक्रम 1, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत डिमांडिंग होगी। सारे बने, फटाफट बने और एक ही क्वालिटी के बने, है ना, सारे ऊपर जाएं, सक्सेसफुली जो है लॉन्च करें, क्योंकि हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम आने वाले टाइम में आएगा इनको जब ऑर्डर्स मिलेंगे इस सस्ते वाले वर्जन के। कह रहा है और फिर एक और समस्या है, स्पेस एक्टिविटी एक्ट भारत अभी तक लाया नहीं है और इसकी नामौजूदगी जो है परपेचुएट करती है, आगे से आगे कंटिन्यू करती है, बढ़ा देती है रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी को या रेगुलेशन के तौर पे कंफ्यूजन को, कि लायबिलिटी की किसकी होगी अगर ऐसा इवेंट हुआ किसी मिशैप का या एक्सीडेंट का लॉन्च के वक्त, ऑर्बिटल जो है लॉन्च के वक्त। और ये सारा काम होता है छोड़ते हुए, लीव करते हुए विक्रम 1 को बेचारे को एक इंजीनियरिंग ट्रायम्फ के तौर पे, इंजीनियरिंग के फील्ड में एक जीत के तौर पे, जो जीत आज भी अवेट कर रही है अपनी वैधता का, वैलिडेशन का, जब इसको एक टिकाऊ कमर्शियल सक्सेस मिले। नहीं तो तब तक हम यही बोलेंगे कि भारत में एक विक्रम 1 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो, है ना, जो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं है, बस बना दिया हमने, है ना, ऐसा तब तक होता रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर थी, सब्जेक्ट वो मिला लेना। मॉडल की वर्ब है हिंज ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, किसी चीज पर निर्भर होना। कंसिस्टेंसी की वर्ब है विल बिकम, ये प्राइमरी क्लोज जुड़ा हुआ, ये जो पहला क्लोज जुड़ा हुआ है वाइल से, ये मेन क्लोज है, एंड कंजंक्शन है, उसके बाद दूसरा मेन क्लोज आया। एब्सेंस की वर्ब है परपेचुएट, परपेचुएट करना, चीजों को आगे से आगे बढ़ाना। एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन,
इक्विवोकैलिटी, एंड्यूरिंग यानी जो टिकाऊ हो, लंबा चल सके। रैप अप करें क्लास को। पढ़ने में मुश्किल था, अब ये पढ़ाने के बाद मुझे पता लगा इतना आसान नहीं था जितना मैं पहले पढ़ते हुए फील कर रहा था। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट इनको सॉल्व करो। इनमें से चारों में से सबसे बड़ा चैलेंज स्काई रूट के लिए कौन सा होने वाला है? इसरो बनाने बंद कर देगा लॉन्च व्हीकल। फॉरेन कंपनी जो है भारत में डिबार हो जाएंगी ऑपरेट करने से। कई कस्टमर हो सकता है आज भी जारी रखें वो ऑटो रिक्शा में शटल के अंदर राइड शेयर लॉन्च करवाना, है ना, विक्रम को ऑर्डर ही ना दे, अपना सस्ता वाला लॉन्च करवा दे। और इंडिया की स्पेस इकोनॉमी हो सकता है बंद हो जाए एक्सपेंड करना 2033 के बाद। चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है, विक्रम बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज जो हैं जो कोस्ट बचाने के लिए विक्रम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें ऑर्डर नहीं देंगे, सस्ते के अंदर किसी और कंट्री से पैसे इकट्ठे करके अपना 4 5 10 सैटेलाइट्स एक ही जो है लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करवाएंगे। यही इनके सामने सबसे बड़ा बिजनेस चैलेंज है जो है विक्रम के सामने। चलिए फर्स्ट का आंसर बनेगा ए। और भी चैलेंजेस बताए गए थे, जैसे इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है, स्पेस लैब है, चाइनीज कंपनी है, वहां से भी चैलेंज इसको मिलता है। कह रहे जी इस मैसेज से चारों में से कौन सा कंक्लूजन या इन्फ्रेंस आप निकाल सकते हो, कौन सी बात आपको लगता है सच्ची है इन चारों में से? इंडिया सबसे बड़ा कमर्शियल लॉन्च प्रोवाइडर बन गया, गलत बात है, अमेरिका है। स्पेस एक्स डिपेंड करती है गवर्नमेंट फंडिंग पे सर्वाइवल के लिए, गलत बात है, स्पेस एक्स तो प्राइवेट कंपनी है, खुद से अपना सर्वाइवल देखती है। इंजीनियरिंग स्किल अकेले नाकाफी है कमर्शियल सक्सेस के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। इंजीनियरिंग कितनी भी अच्छी कर दो, सरकार से आपको बेनिफिट चाहिए होगा, कुछ हेल्प चाहिए होगी, तभी आप अपना बिजनेस खड़ा कर पाओगे। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी हैज प्रिवेंटेड विक्रम वन फ्रॉम लॉन्चिंग, गलत बात है, विक्रम वन तो लॉन्च हो चुका है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, लेकिन विक्रम वन को इसने लॉन्च होने से नहीं रोका है, लॉन्च तो काफी पहले हो चुकी है। सेकंड का आंसर बनेगा सी, इंजीनियरिंग स्किल्स अकेले काफी नहीं है। फर्स्ट का आंसर बनेगा, क्या बनेगा? ए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको, सारी मेहनत सर ने कर ली, अब थोड़ी आप भी कर लो। सिनोनिम पूछा है हरक्यूलियन का, ये वर्ड करवाया था आपको डिटेल में। ऐसी चीज जो साफ तरीके से समझाई जा सकती है बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के, उसको इन चारों में से क्या बोलोगे? वाटरशेड या लैंडमार्क क्या होता है? होली ग्रेल का मीनिंग पूछा है फ्रेज का आपसे। लास्ट में 4 एरर्स मिलेंगी, जो कॉन्सेप्ट्स आपने ग्रामर के सीखे हैं वही अप्लाई करने हैं, ठीक है। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में मिल रहे हैं, आंसर्स को मैच करो अपने वाले मुझसे, और 10 में से कितने मार्क्स मिले कल जरूर शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। चलिए कल आपसे मुलाकात लेंगे इसी वक्त इसी क्लास में। अंटिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। साइनिंग आउट।